गाइस, कैसे हैं आप लोग। जोशी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड वन दरोगा के आगामी परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जो एनवायरनमेंट साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके अंतर्गत आप लोग हरित क्रांति को पढ़ रहे होंगे, श्वेत क्रांति को पढ़ रहे होंगे, नीली क्रांति को पढ़ रहे होंगे, भूरी क्रांति को पढ़ रहे होंगे, लाल क्रांति को पढ़ रहे होंगे, रजत क्रांति को पढ़ रहे होंगे, पीली क्रांति को पढ़ रहे होंगे और गुलाबी क्रांति को पढ़ रहे होंगे। लगभग जितनी भी महत्वपूर्ण कृषि क्रांति है, इस पूरी वीडियो के अंतर्गत आपके सामने हम लोग चर्चा करेंगे। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति पर हम थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत बार बनकर आ जाते हैं। हरित क्रांति के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर जनक के बारे में पढ़ेंगे। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, भारत में हरित क्रांति को लाने वाला सदस्य कौन था, अगर हम बात करते हैं विश्व जगत में हरित क्रांति कौन लाया, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। हरित क्रांति कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत लाई गई, श्वेत क्रांति कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत लाई गई, ये सारी चीज़ें आप लोगों से आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। जिन विद्यार्थियों ने हमारे साथ इसमें जुड़ रहे हैं और जो जुड़ना चाहते हैं वह हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाएं। वहाँ पर अभी लगभग आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रोज़ टेलीग्राम पर हम लोग पीडीएफ डाल रहे हैं। इसकी पूरी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, आप लोगों के लिए हम लोग सिर्फ मेन टॉपिक पर ही चर्चा करते हैं। पूरी हम लोग यहाँ पर क्लास की वीडियो नहीं डाल सकते हैं, इसलिए आप लोगों के लिए उन इम्पॉर्टेंट जो लेसन्स हैं, उनके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन पर ही चर्चा की जा रही है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये जो कृषि क्रांति थी, ये आई क्यों थी। देखो, कृषि क्रांति जो आई थी यहाँ पर महत्वपूर्ण इसलिए है, जो कृषि क्रांति है वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि आप लोग जानते हैं सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता से ही कृषि का यहाँ पर बोलबाला रहा है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, आप लोग इसको अच्छी तरह जानते हैं। वैदिक सभ्यता में आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि वहाँ पर बैलों का भी प्रयोग किया गया था, परंतु उन्नत उन्नत बीजों का जो उपयोग किया जाएगा, उन्नत बीजों का उपयोग किस में किया जाएगा, वो कृषि क्रांति जो अभी 1960 के बाद देखने को मिली उसमें किया जाएगा। देखो, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में इसके द्वारा हम लोगों ने कृषि जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी कृषि चलते हुए आ रही थी, पारंपरिक जो कृषि थी उसको हमने आधुनिक रूप में बदल दिया था। इस कृषि क्रांति के अंतर्गत हमने आधुनिक रूप दिया था। किसको दिया था? कृषि को आधुनिक रूप दिया था। जो पहले से कृषि चलते हुए आ रही थी उसके लिए हमने यहाँ पर महत्वपूर्ण ये हो जाएगा कि हमने जो पुरानी हमारी कृषि थी उसको आधुनिक रूप दिया। दूसरा हमारा क्या इंपॉर्टेंट होता है, कृषि क्रांति क्या थी, तो कृषि क्रांति में हमने फसलों के उत्पादन में पहले से अधिक वृद्धि देखी गई थी। और अगर हम सबसे महत्वपूर्ण क्या था, हमने इसमें महत्वपूर्ण किस्मों के बीजों का उपयोग किया था। ये सब हम अभी आगे देखने वाले हैं हरित क्रांति में, परंतु हमने इससे पहले आपको ये बता दिया जो कृषि क्रांति है क्या थी। आधुनिक रूप में कृषि का बदलना, फसलों के उत्पादन में अधिक वृद्धि होना। दूसरा, यदि आप लोग देखेंगे, नए बीजों का उपयोग किया गया। किसके अंतर्गत? ये कृषि क्रांति के अंतर्गत किया गया। अब हम बात करते हैं कृषि क्रांति में सबसे पहले बात आती है हरित क्रांति। तो हरित क्रांति 1966 से 1967 तक भारत में चली थी। यदि हम लोग बात करते हैं विश्व जगत की, तो विश्व जगत में सबसे पहले 1960 में नॉर्मन बोरलॉग कौन है? विश्व जगत में हरित क्रांति के पिता हैं, फादर ऑफ हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। चीज़ को आप लोग देख लेना, महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप लोगों के प्रश्न बहुत बार बनकर आते हैं कि भारत में कौन होगा। भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन हैं, और विश्व जगत में कौन है? नॉर्मन बोरलॉग हैं। नॉर्मन बोरलॉग ने 1960 में मैक्सिको में हरित क्रांति चलाई थी। हरित क्रांति लाने का वहाँ उद्देश्य था चावल में बढ़ोतरी करना, और जब हरित क्रांति उन्होंने चलाई उसके कुछ सालों बाद चावल में वृद्धि देखने को मिली। सबसे ज़्यादा फिलीपींस के अंदर देखने को मिली थी।
सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिली थी? फिलीपींस में देखने को मिली थी। इसी कारण से अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये मनीला में है। मनीला किसकी है? फिलीपींस। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। इसलिए बार बार ये पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मनीला में है। मनीला किधर है? फिलीपींस के अंतर्गत है। इस चीज़ को आपने अब देख लिया होगा। फिलीपींस में क्या हुआ था? चावल की सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली थी। कब? 1960 में मैक्सिको के अंतर्गत। प्रश्न ये पूछा जा सकता है। नॉर्मन बोरलॉग जो विश्व जगत में हरित क्रांति के पिता हैं, उन्होंने मैक्सिको में 1960 में हरित क्रांति चलाई। उसमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की बढ़ोतरी देखने को मिली? तो चावल की देखने को मिली थी। कहाँ पर? फिलीपींस के अंतर्गत। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला में है। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। जब भारत के अंतर्गत बात करते हैं तो हरित क्रांति को लाने का श्रेय सी सुब्रमण्यम को कहा जाता है। देखो, बहुत बहुत सी किताबों में ये डायरेक्ट MS स्वामीनाथन लिखा गया है, परंतु जो हरित क्रांति को लाने का श्रेय था सी सुब्रमण्यम का था। श्री सुब्रमण्यम के साथ ही MS स्वामीनाथन जो केरल के एक यहाँ पर वैज्ञानिक थे, उन्होंने इनका साथ दिया था, परंतु सबसे ज़्यादा योगदान MS स्वामीनाथन का हो गया था, जिस कारण से फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया किसको कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अब याद रखना, देखो, विश्व जगत में 1960 में हुई, तो भारत में 1966 के अंतर्गत हुई है। 1966 के अंतर्गत जब हुई है तो आपने ये देखा होगा, तो इस टाइम आप लोगों का यहाँ पर कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? अगर आप देखेंगे तो इस चीज़ में आपको समझ में आएगा। 1961 से लेके आप लोगों की 1966 तक आप लोगों की तृतीय पंचवर्षीय योजना थी। तो यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति लाई गई थी। बहुत सी किताबों में इसको 66 से लेके 68 माना है। यदि हम 68 मानकर चलते हैं तो हमारी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना हो जाएगी, क्योंकि वो 67 से लेके 72 तक थी। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं भारत में सबसे पहले हरित क्रांति कौन से राज्य में आई, तो पंजाब के अंतर्गत आई है। हरित क्रांति में कौन कौन से खाद्यान्नों की बात कर रहे हैं? हम लोग गेहूं की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर गेहूं सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ था हरित क्रांति के अंतर्गत। HYVS नाम का एक बीज है, जिसको हाई यील्डिंग वेराइटीज़ बीजों का प्रयोग किया गया था। इसमें गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का यहाँ पर हुआ था। अब पूछा जाता है हरित क्रांति के कारण किन किन चीज़ों में कमी आई थी, तो आपकी यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोटे अनाजों की और दलहन की कमी आई थी। आशा करता हूँ आपने हरित क्रांति को अच्छे से समझ लिया होगा। एक बार फिर बात करते हैं यहाँ पर। अगर हम देखते हैं तो इसी के अंतर्गत, तो यहाँ पर हरित क्रांति की हमने बात की। देखो, हरित क्रांति से प्रश्न क्या बन सकते हैं? हरित क्रांति में सबसे पहला प्रश्न बनेगा, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? एन नॉर्मन बोरलॉग है। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। विश्व में 1960 में मैक्सिको के अंतर्गत हुई। इसमें हरित क्रांति में चावल में बढ़ोतरी हुई थी। भारत के अंतर्गत हम लोग देखेंगे सबसे पहले पंजाब में आई। पंजाब के बाद आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगी। धीरे धीरे करके पूरे भारत में आ गई, परंतु यहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा जो चली थी 1966 से 1967 में चली, इसलिए ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत कही जाएगी। इस चीज़ को आप लोग देख लेना 1966 के अंतर्गत, क्योंकि ये पहले से चलते आ रही है। यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली थी, तो इसलिए भारत में गेहूं की किस्मों में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली। चावल में आंशिक वृद्धि देखने को मिली थी। सबसे कम वृद्धि यहाँ पर बाजरा और मक्का में देखने को मिली। इसमें कमी किस में हो गई थी? मोटे अनाजों में, मोटे अनाज और दलहन के अंतर्गत इसकी कृषि यहाँ पर क्या हुई थी? देखने को मिल गई थी। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। हरित क्रांति से लगभग जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो हमने इसके अंतर्गत करा दिए हैं। अब आपका आता है इसके अंतर्गत श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति आप लोग जानते हैं, वाइट रेवोल्यूशन, इसके अंतर्गत 1970 के अंतर्गत ये स्टार्ट हुआ। 1970 के अंतर्गत आप लोगों को पता है यहाँ पर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना चल रही थी। चतुर्थ
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आप लोगों की यहाँ पर चल रही थी, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। अगर आप लोग देखेंगे तो इसके अंतर्गत आप लोगों का दुग्ध उत्पादन यहाँ पर देखने को मिला था। चतुर्थ जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी आप लोगों की कब से कब तक थी, 1967 से लेके 72 के अंतर्गत ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर मैं आपसे बात करूँगा इसी के अंतर्गत यहाँ पर गुजरात में अमूल, एक कौन सा आएगा, अमूल करके आएगा, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है अमूल की, आनंद मिल यूनियन लिमिटेड, अमूल के नाम से यहाँ पर खोला जाएगा। और ये बहुत बार पूछा जाता है फादर ऑफ श्वेत क्रांति। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन तो कौन हो जाएंगे, वर्गीस कुरियन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, वर्गीस कुरियन हो जाएंगे। वर्गीस कुरियन को ही याद रखना मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। श्वेत क्रांति को हम दोबारा पढ़ते हैं। श्वेत क्रांति के अंतर्गत 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। ऑपरेशन फ्लड आप लोगों का दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है, इसलिए श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड हो जाएगी। और ये कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आएगी, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आएगी। इसमें गुजरात में जो अमूल नाम की, जो उस टाइम आप लोग इस चीज़ को जानते होंगे, सब लोग इसका यहाँ पर दूध के प्रोडक्ट लेते होंगे, मिल्क के प्रोडक्ट आते हैं, तो अमूल की फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। इसका भी बहुत बड़ा योगदान हुआ था, पूछा जा सकता है। मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन को कहते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन होंगे, वर्गीज कुरियन को ही कहा जाता है। अब महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए क्या क्या हो जाता है उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। देखो बहुत बार ये चीज़ें आ जाती हैं कि रबी की फसलें कौन कौन सी हैं, तो रबी की फसलों में ये प्रश्न बन जाता है, क्योंकि इसको अगर हम देखते हैं तो अक्टूबर और नवंबर के टाइम पर इसको बोया जाता है, फरवरी और मार्च में इसको काटा जाता है। दोबारा से एक बार फिर देख लीजिए, रबी की देखो हमारे वहाँ 3 फसलें हैं जो मुख्यतः फसलें हैं, रबी और खरीफ की फसलें हैं। रबी और खरीफ की फसलें हैं। रबी की फसलों को याद रखना अक्टूबर और नवंबर में बोया जाता है, फरवरी और मार्च में काटा जाता है। इसके अंतर्गत जौ, चना, गेहूँ, दोबारा से कर लीजिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं कि गेहूँ किसकी फसल है, रबी की खरीफ की। ऐसे करके आता है जौ, चना, गेहूँ, मसूर, सरसों, मटर, तारामीर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तारामीर याद रखना, तारामीर बहुत इंपॉर्टेंट है। तारामीर भी रबी की फसल है। और आलू भी इसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बहुत बार बनकर आते हैं। ठीक है, रबी की फसल आप लोगों ने देख ली। अब हम बात करते हैं खरीफ की फसल की। तो खरीफ की फसल की बात करेंगे तो खरीफ की फसल आप लोगों की जून और जुलाई के टाइम पर बोई जाती है, सितंबर और अक्टूबर में काट ली जाती है। दोबारा से बोलूँगा, खरीफ की फसल जून और जुलाई में बोई जाती है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर ये मानकर चलें, अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ उदाहरण की। तो इसके उदाहरण में कौन कौन आ जाएंगे, महत्वपूर्ण हैं जूट, सन, सोयाबीन, मूंगफली बहुत बार पूछा जाता है, ये खरीफ की फसल है। धान, चावल, मक्का, ज्वार, अरहर, ज्वार, फिर उसके बाद बात करते हैं बाजरा, मूंग, गन्ना, फिर उसके बाद बात करते हैं इसमें तुअर, उड़द, कपास भी बहुत बार पूछा जाता है। कपास आप लोगों का खरीफ की फसल हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने रबी की फसल और खरीफ की फसल देख ली। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में काटी जाएगी, बोई जाएगी और फरवरी मार्च में काटी जाएगी। खरीफ की फसल जून और जुलाई में बोई जाएगी और अक्टूबर में इसको काट लिया जाएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहाँ पर एक आती है जायद की फसल। याद रखना, जायद की फसल होती है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह उत्तर भारत में मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून में काटी जाती है। इसमें तरबूज, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, मूंग, उड़द, सूरजमुखी, करेला इत्यादि होते हैं। प्रश्न यहाँ से कुछ भी बन सकते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने सारे करवा दिए। अब कुछ इम्पोर्टेंट जो क्रांति हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर जल्दी से इस पूरे जो हमारी वीडियो है इसको हम लोग समाप्त कर रहे होंगे। देखो, काली क्रांति आपकी किससे रिलेटेड है, पेट्रोलियम और खनिज पदार्थों से, पेट्रोलियम और खनिज उत्पादन से है। वाइट गोल्ड कपास से है, याद रखना। बादामी क्रांति मसालों से है।
हरित क्रांति फसल खाद्यान्नों से है। श्वेत क्रांति आप लोगों की मैंने बता दी, वर्गीज कुरियन के द्वारा इसको लाया गया था 1970 में। अब बात करी थी हमने हरित क्रांति की, तो भारत में एम एस स्वामीनाथन हैं, विश्व में बोरलॉग हैं, ये 1960 में लाए थे। इस चीज़ को देख लेना, ये 1966 से 67 में आई थी। ठीक है, ये आप लोगों की तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत थी। ये आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत लाई गई थी। हमने यहाँ तक पूरा करा दिया। ठीक है, काली क्रांति पेट्रोलियम और खनिज उत्पादन से है। वाइट क्रांति कपास उत्पादन से है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से है। ठीक है, आगे चलते हैं। नीली क्रांति मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। नीली क्रांति 1985 से 90 तक है। इसके अंतर्गत यहाँ पर एक एजेंसी की भी स्थापना की गई थी। पूछा जाता है नीली क्रांति किससे रिलेटेड है? मत्स्य यानी मछली उत्पादन से। फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना भी की गई थी, पूछा जा सकता है। अरुण कृष्णन इसके कौन थे? यहाँ पर हरित क्रांति नीली क्रांति को लाने वाले कौन थे? अरुण कृष्णन थे। भूरी क्रांति की बात करते हैं तो उर्वरक ग्रे क्रांति भी हो जाती है, चीज़ को देख लेना। आगे चलते हैं। रजत जिसको सिल्वर क्रांति कहा जाता है, ये अंडा से रिलेटेड है और इंदिरा गांधी इसकी जनक मानी जाती है। पीली क्रांति की बात करेंगे तो तिलहन उत्पादन से है, 1986 से 87 तक है। सैम पित्रोदा, याद रखना, सैम पित्रोदा इसके पिता माने जाते हैं। सैम पित्रोदा इसके पिता माने जाते हैं। पीली क्रांति के सैम पित्रोदा पिता माने जाते हैं। 1886 से 87 तिलहन उत्पादन के अंतर्गत आई थी। कृष्ण क्रांति की बात करते हैं तो कृष्ण क्रांति बायोडीजल, वही कृष्ण जिसको आप लोग काला मानते हैं। काली क्रांति हमने ऊपर पढ़ ली है, पेट्रोलियम और खनिज पदार्थों से है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल से है, इन दोनों में यही अंतर है। लाल क्रांति की बात करेंगे टमाटर और मांस से है, विशाल तिवारी द्वारा लाई गई थी। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। गुलाबी क्रांति भी महत्वपूर्ण है। झींगा मछली के लिए है और प्याज के लिए है। दुर्गेश पटेल द्वारा झींगा मछली के लिए किया गया। भारत को सबसे बड़ा देश निर्यातक देश माना जाता है झींगा मछली का। ठीक है, आगे चलते हैं। बागवानी के लिए सुनहरी क्रांति थी, यहाँ से प्रश्न बन जाता है गोल्डन क्रांति किसके अंतर्गत आएगी? शहद फल आदि के लिए आएगी। कभी कभी शहद पूछ लिया जाएगा तो गोल्डन क्रांति के अंतर्गत ही आएगा। फलों के लिए पूछ लिया जाएगा तो आपका सुनहरी क्रांति के लिए आएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं निरपाक, याद रखना, निरपक टूटेज द्वारा इसको लाया गया था सुनहरी क्रांति को। अमृत क्रांति आपकी नदी जोड़ो परियोजना से रिलेटेड है। और आगे चलते हैं तो यहाँ पर आगे बात करते हैं ग्रीन गोल्ड क्रांति महत्वपूर्ण है, ये चाय उत्पादन से है। हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से है, इस चीज़ को देख लेना, इन दोनों में बहुत अंतर है। हरित सोना क्रांति और ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय से है, हरित सोना क्रांति बांस से है। परमनी जो क्रांति है भिंडी से है। खाकी क्रांति चमड़ा उद्योग से है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना, इंपॉर्टेंट है। एनएच क्रांति स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत लाई जाएगी। जितने भी हमने महत्वपूर्ण करा दिए दोबारा से एक बार बता देते हैं। ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हरित सोना क्रांति बांस से है। परामनी जो क्रांति है भिंडी से रिलेटेड है। हरित जो खाकी क्रांति है चमड़ा उत्पादन है। एनएच क्रांति स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत आती है। सदाबहार क्रांति को क्या कहा जाता है? सदाबहार क्रांति को ही यहाँ पर हरित क्रांति भी कहा जाता है। जैव तकनीकी के लिए भी इसका प्रयोग किया गया था। हरित क्रांति खाद्यान्नों से रिलेटेड थी, सदाबहार क्रांति को ही हरित क्रांति कहा जाता है। सैफरॉन क्रांति केसर के लिए है, ये इम्पॉर्टेंट है। केसर को आप लोगों को पता होगा किससे बनता है। स्लेटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्लेटी क्रांति धूसर क्रांति भी कहा जाता है, सीमेंट से रिलेटेड है। गोल क्रांति आलू से रिलेटेड है। इंद्रधनुष क्रांति सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए इंद्रधनुष क्रांति लाई गई थी, महत्वपूर्ण है सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए।
आगे चलते हैं। सनराइज क्रांति महत्वपूर्ण है। सूर्योदय क्रांति जिसको इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के विकास के लिए लाई गई। गंगा क्रांति महत्वपूर्ण हो जाएगी क्योंकि यहाँ से पिछली बार प्रश्न बना था। भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने के लिए यहाँ पर गंगा क्रांति लाई गई। वाटर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। लगभग जितने भी महत्वपूर्ण आज जो टॉपिक थे आपके सामने लेकर आए थे, आज हमने सारी क्रांतियों को पढ़ लिया। जितनी भी हमारी कृषि क्रांति थी, जो कृषि से संबंधित थी वो हमने पूरी पढ़ ली। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा जिसके अंतर्गत हमने हरित क्रांति को पढ़ा था। उसके बाद हमने श्वेत क्रांति को पढ़ा था। फिर हमने जितनी भी महत्वपूर्ण और क्रांतियाँ थीं उनको पूरा कवर कर लिया था। अब अगले किसी वीडियो में ऐसे ही इम्पोर्टेंट किसी नोट्स के साथ आपके सामने हम लोग यहाँ पर वीडियो लेकर आएंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमारे कमेंट सेशन पर ज़रूर बता सकते हैं। देखो जितने भी महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं वो मैं लेकर आ रहा हूँ और जितने भी और हो सकते हैं मैं ये आपके एग्ज़ाम होने तक इसको पूरा कवर करा दूँगा। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, आप चाहते हैं ये PDF आपको मिल जाए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको तुरंत प्रोवाइड करा दी जाएगी। मिलते हैं किसी दूसरी क्लास में। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।